जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल नोट्रिक स्टडी। दोस्तों आज आपको पढ़ाएंगे हिंदी का भाग 3। इससे पहले 2 भाग हो चुके हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, देखना। और वीडियो बहुत ही अच्छी है। आज आपको पढ़ाएंगे हम वर्णमाला। वर्णमाला में पढ़ाएंगे कि एक एक वर्ण को क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, स्वर को क्या कहते हैं, व्यंजन को क्या कहते हैं, ऐसे बताएंगे। इसके साथ में जो है एमसीक्यू भी लाए हैं, उसको भी देखिएगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा तभी अच्छी लगेगी। सबसे पहले आ जाता है हमारा वर्णमाला। देखते हैं वर्णमाला हमारा क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों हमारी क्या है? वर्ण है। जबकि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि हो जाती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि हो जाती है। लिखित भाषा की वर्ण हो जाती है। भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जिसे हम तोड़ नहीं सकते उसे वर्ण कहते हैं। फिर वह ध्वनि जो स्वतंत्र बोली जाती है उसे स्वर कहा जाता है। वह ध्वनि जिसे स्वतंत्र बोला जाता है उसे वर्ण कहा जाता है। हिंदी में वर्णों की मूल संख्या 44 मानी गई है। हिंदी में वर्णों की मूल संख्या 44 मानी गई है, जबकि कुल संख्या 52 मानी गई है। कुल संख्या 52 है। अगला देखते हैं। वर्णों के 2 भाग होते हैं। वर्णों के 2 भाग होते हैं या भेद होते हैं। पहला आ जाता है हमारा स्वर, दूसरा आ जाएगा हमारा व्यंजन। पहला हमारा स्वर, दूसरा व्यंजन। आगे पढ़ते हैं हम स्वर। तो दोस्तों कुल हमारे स्वर 11 माने गए हैं। वैसे मूल में देखा जाए तो 13 स्वर होते हैं, ऐसे हमारे 11 स्वर माने गए हैं। परीक्षाओं में हमेशा 11 लगा कर आना है। कौन कौन से होते हैं? तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋ। फिर आ जाता है ए, आए, ओ, औ। ये कुल मिलाकर हो जाते हैं हमारे 11। अगर अंग और आह को मिलाए तो हो जाते हैं हमारे 13, जबकि ये 13 हमारे नहीं है, 11 माने गए हैं। अंग और आह को अयोग वाह वर्ण कहते हैं। कौन से? अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। इसे आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है कि अंग और आह ये अयोग वाह शब्द हैं। इनको आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। अब देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो पहला हमारा वर्ग आ जाता है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर 2 भेद माने गए हैं। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर 2 भेद माने गए हैं। पहला हमारा आ जाता है ह्रस्व, दूसरा आ जाता है दीर्घ। तीसरा दोस्तों हमारा है, मगर ये लिखित में नहीं माना जाता है। ये क्वेश्चन वीडियो 2018 में आया था। इसमें पूछा गया था मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर कितने हैं, तो आयोग ने 2 सही माने थे। इसमें 2 ही होते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा ह्रस्व। ह्रस्व में आ जाएगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। ह्रस्व का मतलब होता है जिसमें कम समय लगे, कम से कम हवा निकले या कम समय लगे। दीर्घ स्वर वे हो जाते हैं जिनमें ज्यादा समय लगे बोलने में। तो बड़ा आ, इसमें समय लगता है। बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, ये हमारे हो जाते हैं दीर्घ स्वर। अगला आ जाता है हमारा ये पुलुप्त स्वर। पुलुप्त स्वर दोस्तों ओम को कहते हैं और रा को भी कहते हैं। इनका इस्तेमाल रोने में और गाने में प्रयोग होता है। रोने में और गाने में। जैसे जब कोई व्यक्ति रोता है तो बहुत देर तक अरे करके रोता रहता है, वो क्या है? ज्यादा समय लेते हैं। इन दोनों से ज्यादा समय लेते हैं, उसे पुलुप्त स्वर कहते हैं। और कभी कभी जैसे ओम का जाप करते हैं ओम, तो इसमें भी बहुत ज्यादा समय लेते हैं, इसीलिए इसको पुलुप्त स्वर माना गया है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर तो इसमें 3 आ जाते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। अग्र जो मुख के आगे हिस्से से बोले जाते हैं, जैसे ई, बड़ी ई, ए, आए। सिर्फ 4 होते हैं। कौन कौन से अग्र स्वर में? ई, बड़ी ई, ए और आए।
4 आ जाते हैं। मध्य स्वर में सिर्फ एक आता है, वो हमारा आ जाता है छोटा आ। छोटा हमारा आ जाता है मध्य स्वर में। अगला आ जाएगा हमारा पश्य स्वर। पश्य स्वर में आ जाता है हमारा बड़ा आ आ जाता है, छोटा ऊ आ जाता है, बड़ा ऊ आ जाता है और ओ औ, ये 5 स्वर आते हैं। जबकि अग्र स्वर में 4 स्वर आते हैं, मध्य स्वर में 1 आता है। अगला देखेंगे मुख विवर के आधार पर। मुख विवर के आधार पर मतलब मुख कैसा बन रहा है इसके आधार पर। तो आ जाता है हमारा समृद्ध। समृद्ध का मतलब होता है दोस्तों कम मुख बनना, गोल होना या फिर ना ही खुलना, मुख का कम खुलना या ना खुलना। ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ये दोस्तों ऐसे स्वर हैं जिनको जो है कम मुख खोल करके बोला जा सकता है। फिर अर्ध समृद्ध आ जाता है। इसमें क्या होता है थोड़ा ज्यादा मुख खुलना, थोड़ा सा ज्यादा, इसकी अपेक्षा इसमें थोड़ा ज्यादा मुख खुल जाता है। जैसे ए और ओ, ए और ओ, ये 2 शब्द आ जाते हैं अर्ध समृद्ध में। इसमें क्या होता है थोड़ा ज्यादा मुंह खुल जाता है। विवृत में वैसे ही है सेम, थोड़ा मुंह खुल जाना, और अर्ध विवृत में कम मुंह खुलता है। आ में सबसे ज्यादा मुंह खुलता है जिसे आ बोलते हैं। फिर अर्ध विवृत में इसमें इसकी अपेक्षा, विवृत की अपेक्षा कम मुंह खुलता है। आ, ए, औ। अगला देखते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर। अब वो पढ़ेंगे दोस्तों ओठों की स्थिति के आधार पर। तो 2 प्रकार के माने गए हैं, वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी जिसमें वृत्त गोला बन जाता है, आवृत्तमुखी जिसमें गोला ना बने या कम बने। देखेंगे वृत्त में ऊ, जब बोलते हैं ऊ तो क्या हो जाता है गोला बन जाता है। फिर बड़ा ऊ बोलेंगे तो इसमें भी क्या हो जाता है गोला बन जाता है, बड़ा ऊ। फिर ओ में भी गोला बनता है और औ में भी गोला बन जाता है। आवृत्तमुखी में देखेंगे तो छोटा आ जाता है। इसमें गोला तो बन रहा है दोस्तों, मगर मुंह क्या हो रहा है हमारा फैल जा रहा है। जैसे आ तो मुंह फैल जा रहा, गोल पूरा नहीं बन पा रहा। फिर बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऋण, ए, ऐ, इन सब में गोला तो बनता है मगर क्या होता है मुंह हमारा फैल जाता है, बिल्कुल गोल मुंह नहीं बन पाता है। अब दोस्तों कुछ नोट्स हैं, इसको या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। फिर कंठ स्वर होते हैं, तो कंठ में कंठ जो गले से निकलती है आवाज या बिल्कुल भी बीचों बीच गले से जो आवाज निकले वो कंठ से मानी जाती है, तो कंठ स्वर कहते हैं, जिसमें छोटा आ और बड़ा आ अंग ये आ जाते हैं हमारे। फिर आ जाता है तालव्य स्वर। तालव्य स्वर, तालव्य या तालव्य स्वर। तालव्य स्वर में दोस्तों आ जाता है हमारा छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई, बड़ी ई, इसका ये होता है जब बोलते हैं हम तो हमारी जिह्वा जो है तालु में लड़ती है, इसलिए इसे तालव्य स्वर कहते हैं। फिर अगला आ जाता है ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर जो ओंठों की स्थिति के अनुसार बने, बिना ओंठ हिलाए डुलाए नहीं बने, जैसे ऊ और ओ। अब इसमें क्या हो रहा है ओंठों की आकृति निश्चित कर रही है कि ये कैसे शब्द हैं। तो ओ जब बोल रहे हैं तो ओंठों को क्या कर रहे हैं गोल बना दे रहे हैं, गोल बना करके हवा को हम बाहर फेंक रहे हैं, तो ओ बन जाता है, बड़ा ऊ बनेगा और छोटा ऊ, 2 हो जाते हैं स्वर हमारे। फिर आ जाता है मूर्धा। मूर्धा दोस्तों जिह्वा के अनुसार बनता है, जिह्वा जो है कहीं भी आ जा सकती है, उसे मूर्धा कहते हैं। जैसे ऋषि, एक बार ऋर बोलते हैं तो ऋर में क्या होता है जिह्वा जो है कई बार ऊपर जाती है, कई बार नीचे आ जाती है, तब ऋषि बोलते हैं, ऋर बोल पाते हैं। तो ऋर क्या हो जाता है हमारा मूर्धा हो जाता है। मूर्धा आगे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब व्यंजन पढ़ेंगे। तो मूर्धा स्वर में हमारा आ जाता है ऋण। आगे कंठोस्थ, कंठ प्लस ओठ दोनों से बोला जाए उसे कंठोस्थ कहते हैं। जैसे औ, ओ और औ, ओ और ओ और औ, ये दोनों क्या हो जाते हैं हमारे कंठोस्थ स्वर हो जाते हैं। अगला देखते हैं अनुस्वर। अनुस्वर अंग
को अनुस्वर कहा जाता है। अंग, ये अंग है और इस पे बिंदी लगाकर पा बताया गया है, इसे अनुस्वर कहते हैं। इसी तरह एक और होता है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, अंग आ में चंद बिंदु आ जाता है, इसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। आ और उस पर चंद बिंदी लग जाए तो अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसे पंचम स्वर भी कहते हैं, इसे पंचम स्वर भी कहा जाता है। अगला देखेंगे, अब दोस्तों देखेंगे व्यंजन। हमारे व्यंजन दोस्तों 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और ऐसे देखा जाए मूल कितने होते हैं तो 44 होते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से नहीं होते हैं। तो का वर्ग आता है हमारा, का वर्ग में 5 होते हैं, वर्ग 5 होते हैं। फिर चा वर्ग में भी 5 व्यंजन होते हैं। फिर टा वर्ग में भी 5 व्यंजन होते हैं। ता वर्ग में भी 5 वर्ग होते हैं। पा वर्ग में भी 5 व्यंजन होते हैं। तो पहले में का वर्ग में 5 व्यंजन, चा वर्ग में 5 व्यंजन, टा वर्ग में 5 व्यंजन और ता वर्ग में 5 व्यंजन, पा वर्ग में 5 व्यंजन। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हमारे हो जाते हैं 25। ये हमारे 25 हो जाएंगे। फिर आ जाता है या, रा, ला, वा, ये हो जाएंगे 4। सा, सा, हा, ये भी हो जाएंगे 4। अब 25 और 4 इनको 8 मिलाकर के हो जाते हैं हमारे 33। यही 33 दोस्तों हमारे व्यंजन माने गए हैं। अगला देखेंगे, ये छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन माने गए हैं। ये हमारे कौन से व्यंजन हैं? इनको संयुक्त व्यंजन का ये ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं छा, त्रा, ज्ञा। छा, त्रा, ज्ञा, इनको संयुक्त व्यंजन माना गया है। ये व्यंजन की श्रेणी में नहीं आते हैं। और अड़ा और ढ़ा को ये द्विगुण व्यंजन माने गए हैं, ये भी हमारे व्यंजन की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो कुल हमारे 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये पांचों वर्ग, जिसमें 5 5 है 25 हो जाएंगे। या, रा, ला, वा, ये हो जाएंगे। शा, 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 हा, ये हो जाते हैं। अब या, रा, ला, वा को जो है अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और सा, शा, हा को जो है ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन छत्रंज्ञा को कहते हैं। और द्विगुण व्यंजन ड़ा, उड़ा को जो है द्विगुण व्यंजन। दोस्तों ये देखते हैं, इसमें आ जाता है का, खा, गा, जा, फा। इन सभी वर्णों के नीचे एक छोटी छोटी बिंदी लगी हैं। ये हमारे वर्ण जो हैं उर्दू आगत कहे जाते हैं। ये सभी के सभी वर्ण हमारे उर्दू आगत कहते हैं। अब ये कहते किसके अनुसार हैं? तो ये हमारे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार इन्हें उर्दू आगत व्यंजन कहा जाता है। अगला आ जाता है घोषणत्व के आधार पर। घोषणत्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष वे जो वर्ण के या फिर वर्ग के, का वर्ग के, पा वर्ग के, चा वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को अघोष कहते हैं। जैसे का और खा, इसको हम अघोष कहेंगे। चा और छा को अघोष कहेंगे। टा और ठा को कहेंगे। ता और था को कहेंगे। पा और फा को अघोष कहा जाता है। इसी प्रकार सा को भी अघोष कहा जाता है और इन अघोष कहा जाता है, ये समझिए। फिर आ जाता है सघोष। सघोष जो बचते हैं हमारे पा वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग, जितने भी वर्ग हैं उनके तीनों वर्ण आ जाते हैं हमारे। जैसे गा, घा, उड़ा। फिर जा, झा, या, उड़ा, ना, ड़ा, ये आ जाते हैं। दा, धा, ना भी आ जाते हैं। वा, भा, मा, ये सभी आ जाते हैं। इसके बाद या, रा, ला, वा भी आ जाते हैं। और छा, उड़ा तथा सभी स्वर आ जाते हैं। छा, उड़ा सभी स्वर आ जाते हैं। अगला देखते हैं, इसको भी 3 4 5 ये वर्ग हैं। का वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, इनके तीसरे, चौथे, पांचवें अच्छा वर्ण जो आते हैं वे हमारे सभी सघोष होते हैं। इसको एक और तरीके से सीखा जा सकता है। इसमें जैसे हमारे 5 वर्ग होते हैं तो पहला आ से आता है अघोष हो जाएगा, दूसरा भी अघोष हो जाएगा, फिर तीसरा सघोष, चौथा सघोष, पांचवा सघोष, ऐसे भी सीख सकते हैं। अगला देखते हैं,
व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद देखेंगे दोस्तों। इसमें आ जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें टच करते हैं, छूते हैं, जिह्वा हमारी कहीं ना कहीं छूते हैं। इसमें का से लेकर के मां तक पांचों वर्ग आ जाते हैं, जिसमें 25 व्यंजन होते हैं। 25 व्यंजन होते हैं, का से लेकर के मां तक पांचों व्यंजन, पांचों वर्ग आ जाते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा को कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन सा, शा, सा, हा को कहते हैं। ऊष्म व्यंजन सा, सा, हा को कहते हैं। उस मतलब इसमें क्या होता है कि थोड़ी ऊष्मा या फिर बोलने में ताकत ज्यादा लगती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये आ जाते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन में सिर्फ दो आते हैं, उड़ा, उड़ा। ये होते सेम है, सिर्फ इसमें बिंदी लगी होती है, इसलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। फिर आ जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो वे होते हैं जो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, जैसे छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। अब छा जो है का और सा से बना है, ये छा हो जाएगा। ता और रा से त्रा बन जाता है। जा और इया से ज्ञा बन जाता है। सा और रा से स्रा बन जाता है। फिर वैदिक व्यंजन। दोस्तों वैदिक व्यंजन सिर्फ एक होता है, ये का बना है हमारा, और इसी को जब हम ऐसे जुग कर देते हैं तो ये हमारा वैदिक व्यंजन बन जाता है। वैदिक व्यंजन, ऐसे हमारा कुछ वैदिक व्यंजन बनता है। आगे देखते हैं। अब आ जाता है उच्चारण के आधार पर या स्थान के आधार पर। तो उच्चारण या स्थान के आधार पर आ जाता है पहला हमारा कंठ। कंठ में क्या आ जाता है, पूरा का वर्ग आ जाता है हमारा। कंठ में पूरा का वर्ग आ जाता है। तालव्य, तालव्य व्यंजन में पूरा चा वर्ग आ जाता है। फिर मूर्धा व्यंजन में, मूर्धा व्यंजन में हमारा सिर्फ टा वर्ग आता है। फिर दंत व्यंजन में, दंती व्यंजन में ता वर्ग आ जाता है। ओष्ठ व्यंजन में पा वर्ग आ जाता है। दोस्तों कंठ का मतलब है जो कंठ से, गले से आवाज जो निकलती है वो हमारे कंठ से होती हैं, उसमें का वर्ग आता है। तालव्य में जो तालू से टच करती है, जिभा हमारी तालू से टच करते हैं, जैसे चा, छा, जा, जा, या, इसमें हमारी जिभा तालू से टच करते, इसे चा वर्ग पूरा आ जाएगा। मूर्धा, मूर्धा में बताए थे दोस्तों, जिभा हमारी पूरे मुख में घूम आती है, वो हमारा टा वर्ग हो जाता है, उसे हम मूर्धा कहते हैं। जैसे टा, ठा, डा, ढा, मुंह, जिभा हमारी क्या होती है, पूरे मुंह में घूमकर आती है। दंत होता है हमारा जो दांतों में, जिभा हमारी दांतों में टच करती है, जैसे ता, था, दा, धा। बिना दांत में टच किए ये वर्ण नहीं बोले जा सकते हैं, तो पूरा ता वर्ग हमारा दंती हो जाता है। ओष्ठ वर्ग जो ओंठ के बिना इस्तेमाल किए वर्ण नहीं बोले जा सकते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। इनको बगैर ओंठों का इस्तेमाल किए बोलना संभव नहीं है। अगला आ जाता है हमारा तालव्य में या भी आ जाता है और सा भी आ जाता है। तालव्य में या और सा दोनों आ जाते हैं। फिर रा आ जाता है, सा आ जाता है, ये भी रा और सा। दोस्तों यहाँ इस वाले सा, तीन प्रकार होते हैं, और इस सा को हम तालव्य कहते हैं। ये हमारा तालव्य से जुड़ा है, तालु में जीवा लड़ती है, सा को बोला जाता है। इसी तरीके से मूर्धा सा, ये हमारा सा हमारा जो आ जाता है, ये हमारा मूर्धा सा हो जाता है। अगला दंती सा, ये हमारा जो सिंपल वाला सा है, ये हमारा दंती सा हो जाता है, और ये हमारा पा वर्ग हो जाता है। इसी के अनुसार जो है ये या और सा हमारा तालव्य हो जाएगा, रा और सा मूर्धा हो जाएगा, और वा और सा ये हमारा दंती हो जाएंगे। अगला देखते हैं स्पर्शी संघर्षी। ये दोस्तों हो जाता है कि स्पर्श भी करता है और बोलने में ताकत भी ज्यादा लगती है, संघर्ष भी करना पड़ता है। वे वर्ण होते हैं हमारे, जैसे चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया। ये हमारे बोलने में स्पर्श भी करते हैं और हमसे ताकत भी ज्यादा लगती है बोलने में, इसलिए स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन वे होते हैं जो कहीं ना कहीं नाक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाक से आवाज निकलती है ऐसा प्रतीत होता है, जैसे णा,
फिर जा, अड़ा, ना, मा, ये सब ऐसे वर्ण हैं, इनको लगता है कि हम नाक से कहीं ना कहीं आवाज निकाल रहे हैं। फिर से संघर्षहीन प्रवाह। संघर्षहीन का मतलब जो है ताकत लगी नहीं रही, बहुत आराम से बोले जा रहे हैं, जैसे या और वाह, या और वाह। या और वाह को जो है अर्ध स्वर भी कहा जाता है। या और वाह को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है या और वाह को। फिर आ जाता है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन रा आ जाता है, इसमें एक ही वर्ण होता है, वो हमारा है रा। फिर आ जाता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन में हमारा सिर्फ ला आता है। पार्श्विक या पार्श्व व्यंजन हमारा सिर्फ ला को कहते हैं। फिर आ जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ये हमारे ढ़ा और ढ़ा है। उत्क्षिप्त व्यंजन ढ़ा और ढ़ा है। अगला आ जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आता है हमारा सा, 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 हा, सा, 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 हा। इसमें आवाज हमारी थोड़ी ताकत लगा के निकलती है, इसलिए हमारी ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं सा, 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 हा। और इसी के तरह जो है हमारे रा हमारा 3 प्रकार का होता है। रा 3 प्रकार होता है। पहला हमारा आ जाता है रेफरा। रेफरा जो है हमेशा 2 ही वर्ण में लगता है, एक टा में लगता है, डा में लगता है। टा में ट्रक हो जाता है, ट्रम्प हो जाता है, और फिर डा में ड्रम हो जाता है, ड्रम हो जाता है, और भी ड्राइवर हो जाता है। ऐसे शब्दों में सिर्फ 2 ही में लगता है। फिर आ जाता है पदेन रा। पदेन रा जो है किसी भी वर्ण के नीचे लगता है, जैसे ग्रह लिखा गया है, गा में लगा है। वैसे जितने भी वर्ण होते हैं उनमें पदेन रा हमारा नीचे लग जाता है। फिर आ जाता है ऋषि वाला रा। ये श्रृंगार में लगा है, ये हमारा ऋषि वाला रा हो जाता है। तो रा हमारे 3 प्रकार के हो जाते हैं, रेफरा, पदेन रा और ऋषि रा। अगला देखते हैं प्राणत्व के आधार पर। दोस्तों प्राणत्व के आधार पर 2 हैं हमारे, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में वैसे बताते हैं, जो हमारा का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, इनमें पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा आ जाता है। जैसे का, गा, उढ़ा, चा, जा, या, टा, उढ़ा, उड़ा। अब एक और तरीका है इनको सीखने का, ये सभी हमारे जितने भी दिख रहे हैं ये हमारे अल्पप्राण आ जाते हैं। अब महाप्राण में खा और घा, छा, जा, ठा, उड़ा, था, धा, फा, भा। इनको एक आसान तरीका है, वो हमारे पास कैसा है, तो देखिए जो महाप्राण है, जो महाप्राण व्यंजन है, उसमें जितने भी अंग्रेजी में अगर उनको लिखेंगे उसमें एच आना अनिवार्य है। क्या आएगा? एच आना अनिवार्य है। जैसे हम खा को लिखते हैं तो खा को हम लिखेंगे के एच, ठीक है दोस्तों, के एच लिखेंगे। फिर छा को लिखेंगे तो इसमें भी एच आ जाता है। फिर घा को लिखेंगे, इसमें भी एच आता है। ठा को लिखेंगे, इसमें भी एच आता है। उढ़ा को लिखेंगे, इसमें भी एच आता है। तो इन सभी में क्या आ जाता है हमारा, अगर इनको अंग्रेजी में लिखा जाए तो एच आना अनिवार्य होता है। सिर्फ सा, 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 इस वाले सा को ये आएगा महाप्राण में, मगर ये होता, इसमें एच नहीं लगता है, ये अपवाद है। सिर्फ सा को छोड़ करके अपवाद है, बाकी सब में एच आना अनिवार्य है। अब वर्ण का दूसरा और चौथा, वर्ण का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, ये भी कहा जाता है। वर्ण का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। अल्पप्राण में या, रा, ला, वा, ढ़ा भी पांचों आ जाते हैं। या, रा, ला, वा, ढ़ा भी जो है अल्पप्राण में आ जाते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी। आगे देखते हैं। अब दोस्तों आ जाता हमारा एमसीक्यू, जो अभी तक हमने पढ़े हैं उसी को देखना है कि हमने कितना समझा है, कितना नहीं समझा है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, इनको करते हैं और पेन कॉपी उठा लीजिए। बताना है कि आपको कितने इसमें के जो है सही आंसर दे पाए हैं। कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने आप क्वेश्चन इसके कर पाए हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं?
वर्णमाला किसे कहते हैं या किसे कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण आ जाते हैं हमारे 52। कुल वर्ण आ जाते हैं हमारे 52। कुल वर्ण 52 आ जाते हैं, जबकि मूल वर्ण हमारे होते हैं 44। मूल वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? 44। मूल वर्ण 44 होते हैं। अगला देखते हैं, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहा जाता है। अक्षर कहा जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर बताना है, तो आ हमारा बड़ा है इसलिए दीर्घ स्वर होता है। ई भी दीर्घ स्वर होता है, ऊ भी दीर्घ स्वर हो जाता है। ओ दोस्तों हमारा दीर्घ स्वर नहीं होगा। ओ हमारा दीर्घ स्वर नहीं होगा। अगला देखते हैं, आंसर हमारा डी आ जाएगा। अगला देखेंगे, पुलुप्त स्वर कौन सा है? पुलुप्त स्वर कौन सा है? दोस्तों ये हमारे सभी हैं, मगर इसमें जो सटीक वर्तनी के अनुसार देखें तो सटीक हमारा डी वाला है। सटीक हमारा डी वाला है। अगला देखते हैं, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इनके अंतर्गत नहीं आता है? तो जीभ के आधार पर जब किया जाता है तो 3 होते हैं, 4 होते हैं, 3 ही होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। इसमें यह आंसर हो जाएगा हमारा विव्रत स्वर नहीं आता है। विव्रत स्वर नहीं आता है। अगला देखते हैं, मध्य स्वर कहते हैं, तो मध्य स्वर में सिर्फ एक स्वर आता है, वो हमारा छोटा आ हो जाता है। ये हमारा मध्य स्वर में आ जाता है। आगे देखते हैं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो बड़ा ऊ हमारा किस प्रकार का स्वर है? तो ये हमारा दोस्तों पश्च स्वर होता है और समृद्ध भी होता है। पश्च स्वर भी होता है, समृद्ध भी होता है। मतलब इसमें गोला कम खुलता है, मुंह जो है गोल कम बनता है, और पश्च मतलब गले से लगभग गले में मुख के थोड़ा अंदर से बोला जाता है, पश्च से बोला जाता है, तो इसलिए पश्च स्वर भी कहते हैं। अगला देखते हैं, चा, छा, जा, झा, या का उच्चारण होता है। उच्चारण होता है तो किससे होता है? चा, छा, जा, झा, या। तो ये दोस्तों हमारे आ जाते हैं तालु से। तालु से इसमें क्या होती है? जिह्वा जो है हमारी तालु में टच कर रही है। तालु में टच करे, जैसे चा, छा, जा, जा, या। अगर बोलेंगे तो सभी में तालु से जिह्वा टच करती है, इसलिए तालब भी हो जाएंगे। तालु या तलब भी हो जाएंगे। अगला देखते हैं, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं, तो मूर्धन क्या मतलब होता है कि जिह्वा पूरे मुंह में घूम करके आ जाए। तो किस में आ जाती है? चा वर्ग में, चा, छा, जा, या। इसमें क्या होता है? हमारी तालु में लड़ रही है, जिह्वा हमारी तालु में लड़ रही है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इसमें दोस्तों क्या होती है? हमारी जिह्वा पूरे मुख में होकर आती है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें कहते हैं, ऊपर के दांतों से लगकर होता है तो क्या कहते हैं? दंती कहते हैं। दंती स्वर कहते हैं। दंती व्यंजन कहेंगे, व्यंजन या वर्ण कहेंगे। दंती व्यंजन या वर्ण कहेंगे। अगला देखते हैं, हिंदी की ओष्ठ ध्वनियां हैं। हिंदी की ओष्ठ ध्वनियां हैं, तो ओष्ठ मतलब होता है जो ओठों से बोलते हैं, बिना ओठों का इस्तेमाल प्रयोग किए नहीं बोला जा सकता है। तो का कंठ हो जाता है, था भी नहीं होगा हमारा, भा हो जाएगा दोस्तों, हमारा भा हो जाएगा, जिसका हम ओठों से प्रयोग करके बोल सकते हैं वो हमारा होगा भा। सी वाला उत्पन्न हो जाएगा। अगला है या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं। कौन से? अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। अगला देखते हैं,
हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन दोस्तों हमारे 4 आ जाते हैं। सा हा, सा हा आ जाते हैं। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा किसके मेल से बनता है? तो जा प्लस इया, जा में हलंत है, आधा जा और इया मिलकर के बनाते हैं संयुक्त व्यंजन ज्ञा को। अगला देखते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है? दोस्तों बताए थे अघोष 5 वर्ण होते हैं, वर्ग होते हैं। पहला शब्द, पहला वर्ग, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण हमारे अघोष होंगे, तीनों क्या होंगे? सघोष हो जाएंगे। तो पहला आ हमारा आ जाता है जा, देखें चा, चा और छा, ये हमारा नहीं होगा। चा और छा आ जाता है, फिर हा आ जाता है, ये हमारा आ जाएगा सघोष। अघोष में हमारा आ जाता है सा आ जाता है, अघोष में हमारा आ जाएगा सा आ जाएगा। इसमें ऊपर के तीनों नहीं है, सिर्फ सा हमारा अघोष में आता है। आगे देखते हैं, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहते हैं कि क्या कहते हैं दोस्तों? अयोगवाह कहा जाता है। अगला देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह को क्या कहा गया है? हिंदी वर्णमाला में अंग आह को जो है अयोगवाहक कहा गया है। अयोगवाह कहा गया है। अगला देखते हैं, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाते हैं? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो युग्मक ध्वनियां कहलाते हैं। युग्मक ध्वनियां कहलाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे अकारांत कहते हैं, उसे अकारांत कहेंगे। अगला देखते हैं, द्विगुण व्यंजन है, तो इसमें बताना है द्विगुण व्यंजन कौन से हैं। तो द्विगुण व्यंजन हमारे ढा और ढ़ा है, और वे होते हैं जिनमें बिंदी लगी है। जैसे वैसे हो तो ये भी सकता था, मगर इसमें बिंदी नहीं लगी है। ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, निम्न में से घोष वर्ण है, घोष है, तो अघोष और घोष दो होते हैं। घोष को सघोष भी कहते हैं, इसको सघोष भी कहते हैं, सघोष भी कहते हैं। सघोष शब्द हैं, तो बताना है कौन से? तो खा, चा, मा, ठा। इसमें कैसे पता करेंगे? तो घोष अघोष में जो पहले बोले जाते हैं, तो का और खा इसमें है नहीं है। चा और छा, चा और छा, चा है हमारा, छा नहीं है। फिर पा और फा नहीं है, मा है। ठा और इसमें का और खा घोष हो जाएंगे, घोष वर्ण है। चा और छा ये भी है। पा और फा, टा और ठा, इसमें हो जाएगा हमारा माँ वाला हो जाएगा। कौन सा होगा? माँ। इनको सभी को बोल करके देख लेना, अगर जिसमें नहीं मिल रहा है वो हमारा माँ हो जाएगा। जैसे का और खा अघोष हो गए, चा और छा ये भी अघोष हो गए, टा और ठा ये भी अघोष हो गए, क्योंकि आगे से निकल रहे हैं। सिर्फ माँ हमारा ऐसा है जो नहीं निकल रहा है। आगे देखते हैं, पक्षी शब्द में कितने व्यंजन हैं? दोस्तों पक्षी शब्द में 3 व्यंजन है। पक्षी शब्द में 3 व्यंजन है। आगे देखते हैं, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? दोस्तों मात्रा में भी रा है, मूर्धा में भी रा है, क्रम में भी रा है, और इसमें भी रा है, मगर इसमें ऋषि वाला रा है, ये हमारा स्वर में आ जाता है। ऋषि हमारा स्वर में आ जाता है, ऋण हमारे स्वर में आ जाता है, इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन एक ही है हमारा, वो हो जाता है हमारा रा। आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला देखेंगे, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण को
होते हैं। पांचों वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ग होते हैं। ये दोस्तों हो जाते हैं हमारे महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन जिनमें एच आता हो वे हमारे महाप्राण व्यंजन होते हैं। अगला देखेंगे, सभी महाप्राण शब्द का समूह है। सभी महाप्राण शब्द का समूह है। तो इसमें का, खा, छा, ठा, यही वाला हमारा दोस्तों ए वाला हो जाएगा। इसमें सभी में अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो एच आ रहा है, इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में ध्वनियों में कौन सा सुलेमित है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सा सुलेमित है। गा हमारा अघोष है, फा हमारा अल्पप्राण है, सा हमारा ऊष्म है, ठा हमारा सघोष है। ठा हमारा सघोष है। अघोष बताए थे दोस्तों, अघोष वे होते हैं जैसे का और खा, तो ये हमारा नहीं होगा। अल्पप्राण वे होते हैं जिनमें एच हमारा प्रयोग ना हो, तो फा में एच प्रयोग होता है। फिर ठा सघोष होता है अघोष, तो टा और ठा ये सघोष होता, ये अघोष है हमारा। ठा हमारा क्या है, टा और ठा अघोष है। इसमें हमारा ऊष्म व्यंजन हो जाएगा सा वाला, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। तो जा ध्वनि महाप्राण है। जा ध्वनि महाप्राण है। दोस्तों महाप्राण ध्वनियों में क्या होता है, जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो एच आना अनिवार्य होता है, सिर्फ सा को छोड़ करके। इसमें जा नहीं आ रहा है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा।